नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में और जो कहानियाँ हैं वह कहानियाँ देख रहे हैं नेट के पाठ्यक्रम की। इसके पहले हमने दो वीडियो कहानी पर देखे हैं और आज तीसरी वीडियो में हम लगभग सभी कहानियाँ समाप्त करने वाले हैं। और इसमें यह एक समाप्त करने का एक उद्देश्य ही है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नज़दीक है। इसके बाद हमें नाटक देखना है, इकाई 10 देखना है। यह तो इसके इसी उद्देश्य से आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कहानियाँ पूरी ख़त्म हो जाए। कुछ वो मैंने नोट्स बनाए हैं और कुछ किताब के पन्ने वैसे के वैसे उसमें इसमें मैंने जोड़े हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। एग्ज़ाम नज़दीक है, निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और निःशुल्क अध्ययन कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कहानी देखते हैं हम, कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी की यह राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है। यह प्रथम बार हिंदू पत्रिका में 1913 में प्रकाशित कहानी हुई थी, कानों में कंगना। इस कहानी का नायक जो है वह है नरेंद्र। नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है, यानी नरेंद्र जो है अपनी आप बीती। और यह कानों में कंगना यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई यह कहानी है, याद रखिए। अब इस कहानी के पात्र देखते हैं। इस कहानी के पात्रों में किरण जो है कहानी की नायिका है, जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उनके गुरु जोगीश्वर की पुत्री है। यानी किरण जो है किरण नगेंद्र की पत्नी है, नरेंद्र की पत्नी है। और वह किरण के पिता का नाम जो है वह जोगेश्वर है और नरेंद्र का वह गुरु भी है, पुत्री है। किरण आदर्शवादी नारी है, यानी किरण जो है वह आदर्शवादी है। इसके सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। यानी किरण की सुंदरता की जो कल्पना है, तुलना जो है वह लेखक ने प्रकृति से की है, प्रकृति के आंचल से की है, वन उपवन से की है। अभी यहाँ पर आकाश में तारों को देखा या उन जगमग जगमग आँखों को देखा, बात एक ही है। यानी आकाश में जो तारे चमचमाते हैं उस तारों को देखा या किरण को देखा, बात एक ही। यानी तारों के समान सुंदरता यहाँ पर किरण की बताई हुई है। इसके बाद अगला पात्र है, वह है नरेंद्र। नरेंद्र किरण का पति है, जो पहले उनके पिता यानी नरेंद्र जो है वह किरण का पति है और पहले जो है जोगेश्वर का वह शिष्य था और किरण का बाद में पति बना। यानी जोगेश्वर जो है उनके गुरु भी थे। किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में यानी पहले किरण से प्रेम करता है और बाद में वह एक किन्नरी के मोह जाल में फंस जाता है और बाद में सब कुछ वहाँ लूट जाता है। घर की जो भी संपत्ति थी वह छूट जाती है। अब यहाँ पर अगला पात्र है जोगेश्वर। जोगेश्वर जो है वह नरेंद्र के गुरु है, नरेंद्र के गुरु तथा ससुर भी है। बाद में उनकी लड़की किरण के साथ शादी हो जाती है तो वह ससुर हो जाते हैं। किरण के पिता यानी वह जोगेश्वर कौन है, नरेंद्र के गुरु है, किरण के पिता है। और दूसरा पात्र है जूही। जूही जो है वह नरेंद्र के घर की नौकरानी है और वह यहाँ पर अ, किन्नरी किन्नरी जो है वह नृत्य करती है और एक इसके मोह में नरेंद्र धंस जाता है, फंस जाता है और घर की पूरी संपत्ति बेच देता है, उसको दे देता है। मोहन जो है वह नरेंद्र के पहचान का है, नरेंद्र की पहचान का है और यही नरेंद्र का मित्र भी कह सकते हैं। अगली कहानी पर इसके कथन देखते हैं हम। उसे वन के सुंदर उसके उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। यानी किसको, किरण को। वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंतर काट झाट से जिसका सौंदर्य है, जो घड़ी चंचल चिकने बालों की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे ही प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चिटुली दृष्टि से इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं, यानी जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर शोरमय जीवन है। जब जब जीवित रहे तब चारों ओर तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। तब समय आया
जब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। यानी फूल जो है, वनों के फूल वृक्ष जो है इतने सुंदर होते हैं, उनको कोई देखभाल नहीं करता, उनको कोई खाद पानी नहीं देता, फिर भी वन के फूल जो है सुंदरता से खिलते हैं। जो भी उनका जीवन क्रम है तब तक वहाँ रहते हैं, और बाद में वह सूख जाते हैं और वो अपनी माँ के गोद में यानी धरती पर वह झड़ जाते हैं। कबूतर आले, कबूतर आले, कबूतर आलेत, गेली उडून 2-3 होती. ध्यानच नाही मला. सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी. वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी. कौन कहे किसे एकटक देखती थी. कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी. मैं क्या बता सकूं. यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए. और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा. हम दूर से तारों को सुदूर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं. यानी हम दूर से ही जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं उसको हम बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंदन निचष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है. या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है. इसे जानना आसमान नहीं, हमारी ऐसी आंखें हैं. आंखें कहाँ कि उसके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले. यानी वह सच में तारों की चमक कहाँ है यह जानने की हमारे पास वह आंखें कहाँ पर है सच में तारों की सुंदरता देखने के लिए. यहाँ पर गोपी का, राम का भी जिक्र आया है इस कहानी में. गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं लगा था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने की शक्ति भरी हुई है. यानी जो गोपियाँ जो है वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर नाचती थी, उछल कूद करती थी, लेकिन गोपियों ने कभी स्वप्नों में भी नहीं सोचा था कि जो बांस से बनी हुई कृष्ण की जो बांसुरी है, उस बांसुरी के शोर में घूंघट खोलकर नचा देने की शक्ति भरी है. यह उसने सपनों में भी नहीं सोचा था. अगला कथन देखते हैं. समय ने सब कुछ पलट दिया. अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी टेर दे. ऐसे कुटीर नहीं जिसके दर्शन से रामचंद्र भी अंतर प्रसन्न हो, या मनुष्य ही जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म से शिक्षा दे. यही एक दो भूले भटके हो भी तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठ जन्माया की माया नहीं लगी. लेकिन केवल तक बच्चे रहेंगे. लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे. भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है. यानी लगभग धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है. मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा. नशा चढ़ा नशा, यानी अंतिम यह वाक्य है. फिर अंतिमता सब कुछ वह घर से नरेंद्र जो है सब कुछ घर का सामान उस किन्नरी को लेकर देता है. अंतिमता वह घर में लेने के लिए आता है तो कुछ भी नहीं बचता. केवल वह उसने भेंट स्वरूप जो शिष्य गुरु को भेंट देने के लिए गया था, तब वह किरण जो है वह कंगन उठाकर अपने कानों में पहनती है. वही कंगन अंतिमतः किरण के पास थे और उसकी मृत्यु हो चुकी थी. जो श्रृंगार पेटी थी, श्रृंगार पेटी जब खोलकर देखता है तो उसमें छिपकली निकलती है. याद रखिए. चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई. आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया. यानी वह सब कुछ उसका जो प्रेम का नशा था किन्नरी का, वह उतर गया नरेंद्र का. कब उतर गया. जब घर का सामान, पैसे, जेवर, सब कुछ गहने तो सब कुछ चले जाने के बाद वह आंखें खुली और वह किरण भी वहाँ पर, किरण की भी मृत्यु हो जाती है. यानी आंखें भी कब खुली. जब सब कुछ खो जाने के बाद. अगली यहाँ पर कहानी है उसने कहा था. तो चंद्रधर शर्मा गुलेल की यह कहानी है. उसने कहा था कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी. यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है. इसके बाद यह पूर्वोत्तर शैली में लिखी हुई कहानी है. अब इस कहानी के हम पात्र देखते हैं. पात्रों में जो है वह
लहना सिंह इस कहानी का नायक है। लहना सिंह नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार है, यानी एक मिलिट्री में है। और वह लहना सिंह किस पद पर है? नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार पद पर विराजमान है। बचपन में आपने मामा के यहाँ अमृतसर में, यानी बचपन में अमृतसर के यहाँ में जाता है, तब इसकी उम्र 11 साल की होती है और उस लड़की की उम्र 8 साल की होती है, याद रखिए। बचपन में आपने मामा के यहाँ अमृतसर में एक लड़की से मंडी में जब मामा के बाल धोने के लिए दही लेने के लिए जाता है, तब उसकी मुलाकात होती है, एक लड़की से होती है। बाद में वह सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ, यानी वह लहना सिंह का स्वभाव कैसा है? कर्तव्यनिष्ठ है, सिपाही है, एक निष्ठा है, वचन को निभाने वाला है, जान देकर वह सूबेदारनी का वचन निभाता है। सूबेदारनी, अगला पात्र सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी, यानी सूबेदारनी कौन है? तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है और बोधा की माँ है। बोधा की माँ है वो सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है और बोधा सिंह की माँ है। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है, यानी बचपन में वह भी अपने मामा के यहाँ जाती है मगरे में, और वहाँ पर वह लहना सिंह से मिलती है। उस दुकान पर लड़का कहता है, नहीं, लहना सिंह कहता है क्या तेरी कुड़माई हो गई? लड़की कहती है, लड़की धत कहकर चली जाती है। लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है, यानी लहना सिंह को कहती है कि युद्ध के समय में वो जाते समय कि मैं आप भिक्षा मांगती है कि मैं युद्ध में मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह ये जो है सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता है और लहना सिंह को बहुत चाहता है। सूबेदार हजारा सिंह यह कौन है? यह सूबेदार सेना में सूबेदार पद पर है, सूबेदारनी का पति है और बोधा सिंह का पिता है और लहना सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने सूबेदार को सरकार ने यानी मिलिट्री में है तो सरकार ने उसको लायलपुर में ज़मीन दी थी। सूबेदार को किस शहर में ज़मीन दी थी, किस स्थान पर? तो लायलपुर में ज़मीन दी थी, याद रखिए। अगला पात्र है बोधा सिंह। बोधा सिंह यह सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है, याद रखिए। युद्ध में घायल होता है बोधा सिंह, तब लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और गर्म बिस्तर देता है। अगला पात्र है वजीरा सिंह। वजीरा सिंह यह पलटन का विदूषक है। पलटन साहब यह 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर है। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण कर ले आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। पलटन साहब कौन है? तो पलटन साहब 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर थे और इसको जर्मन का सैनिक मारकर फिर उसका वेश यानी पलटन साहब का वेश धारण करके आता है और आने के बाद लहना सिंह उसको पहचानता है और उसको वह मारता है लहना सिंह, लेकिन वह पलटन साहब भी लहना सिंह को घायल कर देता है। अगला पात्र है महासिंह। ये महासिंह और श्याम सिंह ये सिपाही है। अंतर सिंह सूबेदारनी का मामा है, जो मगरे में आगरा में नहीं अमृतसर में उसके यहाँ बचपन में जाती है और वहीं पर लहना सिंह की मुलाकात होती है। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। अब्दुल्ला लप्टन साहब का खानसामा है और यहाँ पर पलटू राम यह डाक बाबू है और तुर्की जो है यह तुर्की मौलवी है। यह कहानी पूर्वदीप्ति शैली में लिखित कहानी है। प्रेम का आदर्श स्वरूप चित्रित करती है। त्याग एवं वीरता और बलिदान की कहानी है। आदर्श कहानी है। प्रेम प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर है। देश प्रेम की कहानी है यह, याद रखिए। अब इस कहानी में आए हुए स्थान देखते हैं, जगह के नाम। अमृतसर आया है, यह मगरे और मांझे यह अमृतसर के ही 2 स्थान हैं। मगरे में सूबेदारनी के घर है, मांझे में लहना सिंह के मामा के घर है और यहाँ पर गुरु बाजार नहीं, मगरे में सूबेदारनी के घर है, यानी सूबेदारनी का घर है मगरे में और मांझे में लहना सिंह का घर है। गुरु बाजार में लहना सिंह यानी गुरु बाजार यह अमृतसर का है और इसमें लहना सिंह के मामा का घर है। यह क्या है? जगाधरी यह पलटन साहब के घर है यहाँ पर। और लायलपुर सूबेदार को यहाँ पर सरकार ने ज़मीन दी थी लायलपुर में। और जगदाधरी
जगाधरी में पलटन साहब का घर है, याद रखिए। अभी यहाँ पर इसके कथन देखते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़े से जिसकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उसने हम उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। हट जा जीने जोगिए, यानी वह कहते हैं कि वह जिसको शब्द अच्छे नहीं आते, जो बम्बू काट, अमृतसर का जो बम्बू काट वाले जो है, वहाँ पर इक्के वाले जो है, उनकी बोली का मर्म लगावे, यानी उनकी बोली सुनिए। अगला कथन है, वहाँ जब इक्के वाले के इक्का एक घोड़ा जो है इक्के का, वह दौड़ता हुआ जाता है और सामने कोई महिला आती है, तो इक्के वाले क्या क्या कहते हैं सुनिए। वहाँ पर इक्के वाले कहते हैं कि हट जा जीने जोगिए, जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इसके अर्थ है, अभी हट जा जीने जोगी का अर्थ तू जीने योग्य है, हट जा कर्मा वाली यानी तू भाग्यशाली है, तू पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा लड़के ने बच जा, ऐसा वह कहती है। अगला कथन है, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, यानी वह अमृतसर का एक मंडी का बाजार में या अमृतसर की मंडी में लड़का जो है अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लाने के लिए गया है, लड़की भी कुछ सामान लाने के लिए उस दुकान पर गई है, और वहाँ पर लहना सिंह की और सूबेदार, लहना सिंह छोटा है, सूबेदार भी छोटी है। यहाँ पर सूबेदार की उम्र 8 साल होती है और लहना सिंह की उम्र 11 साल होती है, याद रखिए। तो लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई, कुड़माई का अर्थ यहाँ पर सगाई होता है, जो परीक्षा में पूछा गया है। इस कहानी में आए हुए पंजाबी शब्दों का अर्थ, तो कुड़माई का अर्थ सगाई है, याद रखिए। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। उस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुझे देखता रह गया। अगला है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, यानी वह ऐसे ही वह खंदक में ऐसे बैठे हैं, बहुत दिनों से बैठे हैं और उसके जाड़ा है, तो वहाँ पर वह कथन बोलते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, यानी घोड़े को यदि न घुमाया जाए तो वह बिगड़ता है, उसी प्रकार बिना लड़े सिपाही भी बिगड़ जाता है। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। यानी वह जब खंदक में बैठे बैठे यह बोर होते तो ये कहते हैं, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ पर मांग लो। जब लहना सिंह घायल अवस्था में पड़ा है और वह बोधा सिंह के घायल अवस्था में पड़ा है, तब यह कथन कहता है, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ पर मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। और यह कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा हुआ है। अभी मैं मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियाँ बहुत साफ हो जाती है। जैसे वह लहना सिंह मृत्यु शैया पर है, मृत्यु सामने है, तो उसकी जो भी यादें हैं, जो भी स्मृतियाँ है, वह सब कुछ उसके सामने आ रही है और वो बता रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटना है एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यह कथन है। और अगला कथन है, तुम्हें याद है एक दिन, यानी वह जब वह सूबेदारनी के घर सूबेदार के साथ वह उधर जाने वाला होता है, कैंप में सैन्य में छुट्टियों के लिए आया होता है, और तब वो उसके घर जाता है और उसको पता चलता है कि सूबेदारनी पहचान की है, वो बचपन की यादें उनको आती है। तब सूबेदारनी कहती है लहना सिंह से, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले, यानी वो अमृतसर में कहती है, अमृतसर का बताती है, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़े की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे सामने
आगे मैं आँचल पसारती हूँ। यानी वो कहती है कि उसने क्या कहा था, तो उसने यही कहा था कि युद्ध में मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। तो वो कहती है कि तुमने अगले अमृतसर में दही वाले की दुकान के पास जब इक्के वाले का घोड़ा बिगड़ा था या घोड़ा उछल कूद कर रहा था, तो तांगे वाले से तुमने तांगे से मेरी रक्षा की थी। तो उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने आंचल पसारती हूँ कि युद्ध में तुम मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना, ऐसा वह कहती है। वजीरा सिंह पानी पिला, यानी वह ऐसे बताते हैं लहना सिंह, और बात बात में कहती कि वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था, यानी ये सब कुछ उसने कहा था, वजीरा सिंह पानी पिला। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है। जिस जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। फ्रांस और अंतिमतः यह है कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची में मैदान में घावों से अ, मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। अभी अगली कहानी है जयशंकर प्रसाद की, आकाशदीप। आकाशदीप कहानी है यह। आकाशदीप यह कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। यह 1929 में प्रकाशित होता है कहानी संग्रह। यह आकाशदीप ऐतिहासिक कहानी प्रेम और घृणा के द्वंद्वों को चित्रित करती है। इस कहानी के पात्र देखते हैं। आकाशदीप कहानी के पात्रों में बुद्धगुप्त है। बुद्धगुप्त यह ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। पोता अध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर देता है, यानी जो पोता अध्यक्ष होता है मणिभद्र, उसकी हत्या कर देता है बुद्धगुप्त। चंपा को मुक्त करता है वहाँ से। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है। बाली जावा सुभद्रा के वाणिज्य पर, यानी बाली जावा सुभद्रा के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करता है, यानी आपके अधिकार खुद का अधिकार जमा लेता है। कौन? बुद्धगुप्त। चंपा महानाविक कहती है, यानी बुद्धगुप्त को चंपा महानाविक कहती है, याद रखिए। अगला पात्र है चंपा। चंपा जो है जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे, यानी चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। बुद्धगुप्त को पिता के मृत्यु का कारण मानती है, यानी चंपा के पिता की हत्या बुद्धगुप्त ने की थी, ऐसा वो मानती है। मणिभद्र के घृणिता प्रस्ताव, यानी मणिभद्र ने पिता की हत्या के बाद, पिता की मृत्यु के बाद जब मणिभद्र ने उसका घृणिता यानी प्रेम प्रस्ताव भेजा था, तो उसको अस्वीकार करती है। तब से उसको मणिभद्र ने बंदी बनाया था, और बाद में समुद्र में जाते हुए वह बुद्धगुप्त और चंपा एक साथ वहाँ से बंधन मुक्त हो जाते हैं। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है, यानी बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम भी है और घृणा भी है। घृणा इस बात की है कि बुद्धगुप्त ने उसके पिता की हत्या की है, इस बात की घृणा है, और प्रेम तो हृदय का है, पता ही है। मणिभद्र जो है बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला है, तथा वह चंपा के पिता जहाँ पर प्रहरी थे वह है मणिभद्र, और यह खलनायक की भूमिका में यहाँ पर दिखाया है। जया जो है, जया चंपा की सेविका है, यानी जया चंपा द्वीप में रहती है, और वहाँ पर चंपा द्वीप में चंपा की एक सेविका है जया, और चंपा द्वीप की वह मूल निवासी है। इस कहानी में चंपा द्वीप की मूल निवासी कौन है? तो जया है, याद रखिए। अब इस कहानी के पात्र देखते हैं। क्या स्त्री होना पाप है? स्त्री होना पाप है, यह कथन कहाँ है? जब वहाँ समुद्र में बुद्धगुप्त और चंपा मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के बाद वह एक बुद्धगुप्त खुश हो जाता है कि हम बंधन मुक्त हुए, और तब उसको बंदी को गले लगाता है। तब वह पता चलता है कि वह स्त्री है। तब वह कहती, बुद्धगुप्त कहते हैं क्या तुम स्त्री हो? फिर वह कहती है चंपा कि क्या स्त्री होना पाप है? यह अगला कथन देखते हैं। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता, यानी उसने बंधन मुक्त होने की खुशी में उसको गले लगाया, तब उसको एक कोमलता का पता चला। वह वस्तु थी क्या थी? कोमलता थी बुद्धगुप्त को। हंसी आती है, अगला कथन है। हंसी आती है तुम किसको दीप जलाकर
पथ दिखलाना चाहती हो। किसको उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। यानी यह चंपा जो है वहाँ पर एक दीप जलाती है समुद्र किनारे पर, कि वह कहती है कि जो नाविक है रात के समय में वह दीप का प्रकाश देखकर रास्ता देखे, तो वह कहती है रास्ता न भटके, इसलिए वह दीप जलाती है। तो वो बुद्धगुप्त कहता है। अगला है, आह चंपा तुम कितनी निर्दय हो, बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए एक एक द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नए प्रजा को खोज सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है, बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो। कहो चंपा, वह कृपान से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों हाथों अतल जल में विसर्जन कर देता है। यानी यह बुद्धगुप्त चंपा से कहता है। अगला कथन है, मुझे मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों बाद लौटते तो वह कहते, सांदवी, यानी यहाँ पर चंपा के माँ का नाम सांदवी है, सांदवी तेरी प्रार्थना से भगवान ने मुझे संकटों में मेरी रक्षा की है। वह यानी यह सुनते ही वह गदगद हो जाती थी। कौन? चंपा की माँ, यानी खुश हो जाती थी। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास न कर सकी, उसी ने धोखा दिया। तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है, जलदस्यु तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा बुद्धगुप्त से यह कथन कहती है। अगला है, यानी यह बुद्धगुप्त का कथन है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं मैं दया को नहीं समझ सकता। मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। बुद्धगुप्त यह चंपा से कहता है। अगला कथन है, पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप जल रहा है। यह चंपा बुद्धगुप्त से कहती है। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। जो जैनेन्द्र कुमार की यह कहानी है अपना अपना भाग्य, यह देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार का एक कथन है, कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। यह जैनेन्द्र कुमार का कथन है, याद रखिए किसका है, पूछा जाएगा परीक्षा में। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है, जैनेन्द्र का कथन है। यह अपना अपना भाग्य कहानी सबसे प्रथम विशाल भारत पत्रिका में 1929 में प्रकाशित हुई थी। बाद में यह वातायन कहानी संग्रह में 1921 में प्रकाशित हुई है। और वातायन कहानी संग्रह की कहानियाँ जो है वह हैं फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, आंधे का भेद, अतिथि, उसके बाद ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी। यह कहानियाँ वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित है, याद रखिए। फोटोग्राफी इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। अब इस कहानी में आए हुए स्थान देखते हैं, जगह। नैनीताल, पूरी कहानी में नैनीताल का चित्रण है। नैनीताल में लेखक या कथावाचक वहाँ अपने मित्रों के साथ घूमने जाते हैं और वहाँ का ही पूरा चित्रण करते हैं, जहाँ की घटना कहानी में बताई हुई है। होटल डी पब, यानी यहाँ पर होटल डी पब जो है वहाँ होटल डी पब लेखक और उनके मित्र वहाँ पर रुकते हैं, ठहरते हैं होटल डी पब में। अभी पात्र जो है वहाँ
पहाड़ी लड़का है, पहाड़ी लड़की की उम्र लगभग 10 वर्ष है और लेखक या कथावाचक भी है और लेखक का मित्र है, वकील है। दो वकील मित्र है लेखक के, दो वकील मित्र है। इन्हीं में से एक मित्र लड़के को नौकरी नहीं देता है और लड़के के साथी यार लड़के का एक साथी है जिसको दुकानदार मारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बताना चाहता हूँ कि यह जो सभी कहानियाँ हैं हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ी हुई है और वीडियो रूप में आप कभी भी देख सकते हो। इसके कथन देखते हैं। पिछले हमारे पोलो वाला यानी पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था। सामने अंग्रेजी का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम में अनुपम नैनीताल। अंग्रेजी पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अगला कथन है, उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी यानी स्त्रियाँ थी। सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। यानी यहाँ पर भारतीय जो स्त्री थी वह साड़ी पहनी हुई थी और अपनी आंखें नीचे झुकाकर चल रही थी, मानो वह भारतीय संस्कृति की गरिमा को पहचानती हो और अपनी जो भी घर की मर्यादा है उसको संभाल कर वहाँ वहाँ चल रही थी। अगला कथन थे, इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटियों को देखकर मुझे फेर लेते थे और अंग्रेजियों को चलते चलते थे मानो भारत भूमि को इसी आकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। अगला कथन देखते थे। ये अंतिम कथन है इस कहानी का और इस कथन के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। जो 10 साल का लड़का है, रात के समय में लेखक और लेखक का मित्र बेंच पर बैठे थे और एक काली परछाई उसके सामने आती है और देखते हैं कि वह लड़का है। फिर उसको पूछते हैं तो फिर लड़का जो है घर से भागा हुआ आता है क्योंकि पेट के लिए रोटी नहीं होती है। शहर में आता है और शहर में भी कुछ काम नहीं होता। जो एक दुकानदार में नौकरी मिलती थी तो वहाँ पर भी वह निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ यह लाइन टू लाइन देखा है। मोटा में वहाँ से वह नैनीताल से जा रहे हैं। इसके पहले वह उस लड़के को लेकर एक उसके वकील मित्र के पास जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उस लड़के को नौकरी देने के लिए कहते हैं, लेकिन वह वकील मित्र नौकरी से इनकार कर देता है। कहता है कि पहाड़ी लड़की को तुम नहीं जानते किस प्रकार होते हैं ये पहाड़ी, ऐसा कहता है। और वहाँ से वह सुबह निकलते हैं तो निकलते समय मोटार में एक समाचार मिलता है। वह क्या समाचार है देखते हैं। मोटार में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गए। यानी सर्दी के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ना ओढ़ने की बात तो दूर थे, पेट को खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चितड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस वही उसके पास छोड़ा। यानी आदमियों की दुनिया में केवल वही छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती पे मुट्ठी और पैरों पर एक बर्फ की हल्की सी चादर छिपाई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सच सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। यहाँ पर ये कहानी का अंतिम संवाद था। अब जो है अब यहाँ पर हमने जो कहानी पढ़कर नोट्स बना रहा था मैं, तो वहाँ पर समय नहीं था उतना और परीक्षा नज़दीक आ रही थी, इसके बाद भी देखना था, इसलिए मैंने वो कुछ जो गाइड्स था उस गाइड्स के ही पन्नों की यहाँ पर जोड़ दिए हैं पन्ने। तो अगली कहानी है मारे गए गुलफाम।
तीसरी कसम, यह फणीश्वरदास रेणु की है और यह ठुमरी कहानी संग्रह में 1959 में प्रकाशित यह कहानी है। इस ठुमरी कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियाँ हैं? रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और तीन बिंदिया। यह कहानियाँ ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित है। याद रखिए, रसप्रिया, तीर्थोदन, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और तीन बिंदिया। अब इस कहानी के हम पात्र देखते हैं। इस कहानी के पात्रों में हीरामन जो है खादी देहाती पात्र है, गांव का है। हीरामन की उम्र 40 साल की है, हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान है। अपनी यानी हीरामन को अपनी गाड़ी और बैलों के सिवा दुनिया का अन्य कामों में दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ उसकी गाड़ी और बैलों को ही वह चाहता है, अन्य कामों में कोई रुचि नहीं है। तीन काम यानी वह तीन कसम खाता है। पहली कसम अपने गाड़ी पर चोरी का माल न लादने की, दूसरी है बाँस न लादने की, जो बाँस गाड़ी के आगे और पीछे निकल जाता है तो बैलों को चलने में तकलीफ होती है, इसलिए वो बाँस न लादने की। और तीसरी कसम खाता है कि नौटंकी या नौटंकी कंपनी की औरत की, जो महिला की लदनी न लादने की। यह ऐसी तीन कसम खाते हैं। हीराबाई, अगला पात्र है हीराबाई। कंपनी की औरत है, मेलों में और नौटंकी में अभिनय करती है, यानी जो मेलों में थिएटर आते हैं उसमें वह अभिनय करती है, काम करती है। हीरामन को अपना उस्ताद कहती है, यानी हीरामन को हीराबाई उस्ताद कहती है, मीता कहती है, याद रखिए। अन्य पात्रों में है लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास। यह तीनों गाड़ीवान हैं जो हीरामन के साथ के हैं। लहसुनवा यह लाल मोहर का नौकर है, गाड़ीवान है। नेपाली दरबान, मुनीम, दारोगा और काले कोट वाला यह भी है। अभी इस कहानी में कुछ स्थान आए हैं। वह स्थान है विराटनगर, फारबिसगंज, खैरहिया शहर, चंपानगर, भगदंड, सिंधिया गांव, कानपुर पचीरा। कानपुर की जो है वह हीराबाई का घर था कानपुर में। तेगचिया जो महावीर स्वामी का था। छतापुर पचीरा, 25 नहीं, यहाँ पर पचीरा है, छतापुर पचीरा। दमनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनेली, मेला। यहाँ पर दो नौटंकी के नाम आए हैं, एक रौता नौटंकी कंपनी और दूसरी मथुरा मोहन कंपनी। अभी यहाँ पर हम महत्वपूर्ण कथन देखते हैं इस कहानी के। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं। जेल हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैलों का। बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी दफ्तर फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलामी हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलामी की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। यानी वो पहली बार अपनी गाड़ी पर चोरी का माल ले जाता है तो उसको पकड़ा जाता है, तब का यह कथन है। ज़्यादा विश्लेषण हम नहीं करेंगे। 2 कस्में खाई है उसने, यानी कहानी की अंतिमता वह नौटंकी की औरत की लदनी न लादने की कसम खाता है, लेकिन पहले 2 कस्में कस्में खाई उसने। एक चोर बाजारी का माल नहीं लादने की, दूसरी बांस लदी हुई गाड़ी, यानी बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकल रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ बिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी, हमेशा सो बेकाबू वाली लदनी और खैरहिया। इसलिए वह बाँस न लादने की और चोरी का माल न लादने की 2 कस्में खाता है और अंतिमतः वह ये कसम खाता है कि वह नौटंकी की स्त्री की बाग गाड़ी की गाड़ीवानी ही की है, यानी हीरामन ने बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है, बाग की गाड़ी ली है। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोचे से पीठ झाड़ लेता है, यानी वो बाग की लदनी लांदी थी, बाग ले गया था, लेकिन पीठ में कहीं गुदगुदी नहीं हुई। इस बार वह हीराबाई को लेकर जा रहा है तो पीठ में ऐसी गुदगुदी हो रही है। औरत है या चंपा का फूल,
जब से गाड़ी गाड़ी मह महक रही है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना सुना होगा, लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसे 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, यानी मेलों की लदनी कितने साल तक हीरामन ने लादी है, तो 7 साल तक लादी है, याद रखिए। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा, यानी हीरामन ने कभी नौटंकी थिएटर नहीं देखा या बायोस्कोप सिनेमा भी नहीं देखा। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू, यानी वो हीराबाई मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराहट में खुशबू आती है। तब तो मोती तब तो मीता कहूँगी, यानी वह तब तो मीता कहूँगी कहती है, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा, यानी हीरामन कहता है कि वो हीराबाई कहती कि मेरा नाम भी हीरा है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिलता है। उस फूल में एक परी बैठी है, जो जय भगवती, यानी जो भगवती नदी नदी का जिक्र आया है यहाँ पर। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन हीरा हीरामन की भी शादी हुई थी, यानी हीरामन की शादी हुई थी। बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई थी, यानी हीरामन की शादी हुई थी और बचपन में ही यानी दुल्हन आने से पहले ही उसका दुल्हन की मृत्यु हो गई थी। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं, यानी दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं, क्योंकि इसकी उम्र बढ़ गई है। और इसकी उम्र बढ़ गई है और इसके भाभी की जिद है कि वह कुंवारी लड़की से हीरामन की शादी करना चाहती थी, और यह 40 साल का और कोई अच्छी लड़की कैसे मिल सकती है। कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी कराएगी। कुंवारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की उस समय में। अब हीरामन ने तय कर लिया, शादी नहीं करेगा। बिदागी नहर या ससुराल जाती हुई लड़की, यानी बिदागी का अर्थ है नहर या ससुराल। नहर यानी मायके और ससुराल यानी पति के घर जाने वाली लड़की। काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही, यानी काला आदमी राजा या महाराजा बन जाए वह काला ही रहेगा, उसके रंग में कोई फर्क नहीं आएगा। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ है, कहाँ से पाएगा। हीरामन हीराबाई से, यानी ये हीरामन हीराबाई से कहता है। छोकरा नाच के मनुआ, नटुआ का मुँह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह ज़माना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी, यानी नाच देखने जाने के बाद हीरामन की भाभी हीरामन को डांटती थी। सड़क के तेगछिया गांव के बीच निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराई। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, यह पंक्ति आई है, याद रखिए। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, यह बच्चों ने देखकर डोली वाली गाड़ी देखकर तालियां बजाई और यह पंक्ति गाई, दुल्हनिया लाली लाली दुल्हनिया, यानी लगता है कि इसमें कोई दुल्हन है, इसलिए बच्चे गाते हैं। हीरामन हंसा, कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ। हीरामन का ऐसे कितने सपने देखे हैं, यानी हीरामन ने कितने कितने सपने देखे हैं। उसने वहाँ अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजा रहे, यानी वह सपने देख रहा है कि मैं भी मेरी पत्नी को या दुल्हन को गाड़ी में बिठा कर ले जाऊँ, और वह आसपास के बच्चे देखेंगे, तालियां बजाएंगे और वो भी गाएंगे। हर आंगन से झाँक कर देख रही है औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन, डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने हैं, यह सब कुछ देखे थे। इस मुल्क के लोगों की यह आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है, जाओ देहाती भुज सब। यहाँ पर महुआ घटवारिन की कहानी भी इसमें आई हुई है। इस कहानी में महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रह कर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से उठ लड़ती लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर
उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। यानी वह नदी में, वह उसकी महुआ की माँ उसको बेच देती है, और फिर वो नदी में तैरते तैरते थक जाती है। और तब वो सौदागर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा हुआ, ये पढ़ा है हमने सब कुछ। इसी चैनल पर सभी कहानियाँ, सभी रचनाएं लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाई हुई है। तुम मेरे उस्ताद हो, यानी हीराबाई ने हीरामन को मीता कहा है, उस्ताद कहा है। तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, यानी शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सीखने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद है। यानी वह गाना गाता है तो वह कहती है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी, यानी शास्त्र में हीराबाई कहती है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु है, और एक राग यानी एक स्वर सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। यह हीराबाई हीरामन से कहती है। अगला कथन देखते हैं। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी, वह हीराबाई की गाड़ी में नहीं, घर में। यानी वह हीरामन की गाड़ी हीराबाई को एक घर की तरह लगती है। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत पड़ जाएगी। यह पलटदास हीरामन से कहते। जनाना मतलब स्त्री, औरत, महिला। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देगा। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आँख के इशारों से कहा, इस आदमी से बतियाने की ज़रूरत नहीं। तीनों चारों से मत पूछो, कोई नौटंकी में क्या देखे, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। यानी वो हीरामन से ही ज़्यादा पावर वाला, ऊर्जा वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझाता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात, यानी रामायण की ही बात। किस्सा और क्या होगा, रामायण यानी रामायण की बात। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक तेज अंतिमता जो लसनुआ है लाल मोहर का नौकर, वह उस नौटंकी में ही शामिल हो जाता है, उसमें उसको काम मिलता है नौकर का। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने से पहले श्रद्धापूर्वक तेज को नमस्कार करता। हाथ जोड़कर लाल मोहर एक दिन अपनी कचहरी बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब अभी यहाँ पर ये गीत आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह गीत है। तेरी बाकी आदा पर, यह जो सूत्र संचालक है स्टेज पर, जो नृत्य शुरू होने से पहले वह कहता है, तेरी बाकी आदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर क्या बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। चलो चलो जल्दी चलो। हीराबाई ही नाचने, ऐसे वो एक सूत्र संचलन करता है। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास, हीराबाई ओढ़नी के मुंह में हाथ, यानी वह काली थैली रहती है पैसे की, वो हीराबाई के पास रखता है हीरामन। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह ढक कर खड़ी थी, थैली बढ़ाती हुई बोली। यानी वो पैसे की थैली हीरामन ने रखी थी, वह थैली देते हुए, लो है भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उस्ताद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी, मैं जा रही हूँ गुरुजी। यानी वो गुरुजी, मीता कहती है, उस्ताद कहती है, गुरुजी कहती है, याद रखिए। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीदना। यानी वह देती है और दूसरे कहती है, रुपया देती हुए कहती है कि एक गरम चादर खरीदना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए। रुपया क्या क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा,
फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्या मीता? यानी वो हीराबाई जा रही है, कुछ आकर्षित हो गया था दोनों को एक दूसरे के प्रति, तो हीराबाई जा रही है तो वह कहती है कि क्या तुम्हारा जी छोटा हो गया है मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी, यानी वह महुआ घटवारिन को खरीद लिया था। महुआ घटवारिन को सौदागर ने, तो उसी प्रकार मुझे भी खरीदा है। गला भर आया हीराबाई का, बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। हीराबाई कमरे से बाहर निकल आ हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जौहर को जोकर जैसा मुंह बना गया। लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा, यानी बिना टिकट का पकड़ेगा तो 3 महीने जेल में रखेगा, ऐसा वह कहते हैं। यहाँ पर दूसरी एक कहानी है, यह कहानी भी इसकी भी है फणीश्वरदास रेणु की। यह भी ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित है, लाल बान की बेगम। यह कहानी हमने पहले पढ़ी है, तो अब हम सीधा इसके पात्रों पर ही चलते हैं। यहाँ पर जो कुछ टोली है, उस टोली के नाम है कुरमा टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली और मलदहिया टोली। यह टोलियों के नाम है उस गांव के। इस कहानी में स्थान आए हैं, उसमें स्थान है सिमराहा का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला। यह 3 स्थान आए हैं, याद रखिए। अब इस कहानी के पात्र है बिरजू। बिरजू की माँ यह लालपान की बेगम है, उसका रुबाब है। बलरामपुर का नाच देखने जाने को इच्छुक है, यानी बलरामपुर का नाच देखने के लिए जाने के लिए इच्छुक है। बलरामपुर का नाच देखने के लिए जाती है, लेकिन उसका पति गाड़ी लेकर आता नहीं है और बाद में आता है। महावीर जी की रोटी की मन्नत बाकी थी, यानी महावीर जी को रोटी चढ़ाने की जो मन्नत थी वह बाकी थी, ऐसे वह सोच रही थी। स्वाभिमानी स्त्री है बिरजू की माँ। जंगी की पुती हो राधे की बेटी सुनरी लरेना की बीबी को अपनी गाड़ी में बिठाती, यानी वह अंतिमता नाच देखने जाते समय किन किन को गाड़ी में बिठा कर ले जाती है, तो जंगी की पुतियों को, राधे की बेटी को, सुनरी लरेना की बीबी को अपनी गाड़ी में बिठाती है नाच देखने जाने के लिए। वो शक्कर की रोटी बनाती है और बिरजू जो है वह मार खाता रहता है। बिरजू के पप्पा यह सर्व सेटलमेंट में 5 बीघा ज़मीन हासिल की थी, यानी वो कितनी ज़मीन थी बिरजू के माँ के पास और पिता के पास? 5 बीघा ज़मीन थी। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करता है कौन? बिरजू के पप्पा। मलदहिया टोली के मियाँ जात से गाड़ी ले आता है, यानी किसके पास से गाड़ी ले आता है बिरजू के पप्पा? तो वह मलदहिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी ले आता है। अभी अगला पात्र है बिरजू। बिरजू का पूरा नाम बीरज मोहन भी है, याद रखिए, और चंपिया जो है वह बिरजू की बहन है। बिरजू का नाम है बीरज मोहन। इमली पर रहने वाले जीन बाबा को बैंगन बबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है। 7 वर्षीय बच्चा, यानी बिरजू की उम्र कितनी है? 7 वर्ष की है, याद रखिए। चंपिया जो है यह बिरजू की बहन है। बायोस्कोप का गाना सीखने में रुचि, यानी बायोस्कोप का यानी फिल्म का गाना सीखने में रुचि है। बाजे न मुरली या गीत गाती है, यानी यह बाजे न मुरली या यह बायोस्कोप का गीत गाती है। अन्य पात्र भी है इस कहानी में। अन्य पात्रों में है जंगी की पुती हो को रेलवे स्टेशन के पास की लड़की कहते हैं, यानी रेलवे स्टेशन के पास की लड़की कहती है। बिरजू की माँ से नहीं डरती, यानी इस कहानी में लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ से कौन नहीं डरता? तो जंगी की पुती हूँ जो है वह बिरजू की माँ से नहीं डरती। और यह कुरमा टोली की है। ससुर चोर, यानी वो जंगी की पुतियों के ससुर चोरी करता है, चोरी है, और पति जो है वह डकैत है। मुँह जोर लड़ाकू, यानी मुँह जोर है और लड़ाकू है, वह डरती नहीं थी किसी की। अगला पात्र है मखनी फुआ तंबाकू की शौकीन है, तंबाकू ही खाती है। बिरजू के घर यानी वह नाच देखने बिरजू की माँ, बिरजू के पप्पा चंपिया जाती है, तो वह बिरजू के घर की रखवाली करती है रात के समय में। बाबू साहब यह जमींदार है, उसका झगड़ कर बिरजू के पप्पा ने 5 बीघा ज़मीन ली थी। अब इस कहानी के
प्रमुख कथन देखेंगे। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है यह किस चूक का फल दे रहे। यानी वह बिरजू की माँ कहती है कि वो उसका पति गाड़ी लेकर नहीं आता नाच देखने के लिए, तो वह कहती है कि इसलिए पहले से मन में इच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। यह जंगी की पुती हो कहती है। अ, बिजली की बत्ती भग भग ये किसको कहती है, तो वह बिरजू की माँ को। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर न होता है तो क्या होगा। जोरू जोरू जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला, कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्लू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसा की जलेबी भी लाकर नहीं दी। यानी कौन सा यह कोसती है घर में पड़े पड़े। अगला कथन है, बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी। नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया था। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपन्नी गाड़ी मोहनपुर टोहिल होटल बंगला से हकीम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे अपने खेत का है। यानी वह जो अनाज की ये लाए थे बालिया, वो अपने खेत का। हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान। नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी। सारे खेत की बालियाँ मदलहिया टोली पर जा रहा था अपने। बिरजू ने धान की बाली से एक धान लेकर मुंह में टाल दिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म नहीं बच्चे। यानी कि बच्चों को कोई नेम धर्म नहीं है। वो कहती कि पहले भगवान को देंगे, लेकिन पहले वो बच्चा बिरजू जो है मुंह में डाल देता है। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतिहू को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आई। यानी जो घूंघट में झुकी हुई जो पतिहू है गाड़ी में बैठकर जा रही है, उसको उस घूंघट ओढ़े झुके हुए सिर को देखकर अपने खेत की जो बालियाँ थी फसल की, उस बालियों की याद आ गई। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। हम चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सके। या भी यहाँ पर हमारी गैगरीन चिप की दावत, और उसके बाद गैगरीन चिप की दावत अमृतसर आ गया। उसके बाद ऐसे 1-2-3 कहानियाँ बची है। वह कहानियाँ हम अगले वीडियो में देखेंगे या न देखेंगे। लेकिन यह पीडीएफ जो है, यह पीडीएफ मैं व्हाट्सएप समूह पर और टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।